अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबिया है। नर्सरी केजी विंग से मेरा ताल्लुक़ है और आज मैं आपको ये जो हमारी ओरिएंटेशन है जो कि अभी आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते थे, जो भी सिचुएशन है उसके वजह से हम यानी इन्हीं डेट्स में जो एक्सपेक्टेड थी वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि आपके और हमारे जो फासले हैं वो कम हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सब इस ओरिएंटेशन से अभी तक जितनी भी आपने देखी होगी फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपके बच्चों को इससे सीखने में कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। मेरे जो पास आए हैं कुछ टास्क उसमें है ये उर्दू की राइटिंग और रीडिंग से रिलेटेड मैंने आपसे बात करनी है। उर्दू टेक्निकली बच्चों को सीखना मुश्किल लगती है बिकॉज़ ये है भी मुश्किल ग्रामेटिकली भी और फॉर्मेशन के और आवाज़ों के हिसाब से भी टेक्निकली इसके हरूफ तहजी भी ज़्यादा हैं, तो अक्सर बच्चों को उर्दू सीखने में प्रॉब्लम होती है। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को यानी उर्दू का जो सीखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम ईज़ी करें ताकि वो उसको आसानी से सीख सकें। डीपीएस का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं कि ये यहाँ से अलिफ से लेकर से तक एक लाइन में आएगा। सिमिलरली जीम की फैमिली नीचे देख लीजिए, दाल और रे की फैमिली एक ही लाइन पे आएंगे। ये वाला जो तरतीब है ये पूरे डीपीएस के तमाम सेक्शंस में नर्सरी क्लास में फॉलो की जा रही है। तो काइंडली जब भी बच्चों को एक्चुअली याद रखिएगा कि जब आप बच्चे को एक दफ़ा एक चीज़ बता देते हैं तो उसे हटाकर दूसरी चीज़ पे लेकर आना उसको थोड़ा सा ट्रबलसम करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप बच्चे को सिखा रहे हो, जब जितनी भी हरूफ तहजी आप ये इन दिनों तक सिखा सकें उनको उनकी तरतीब यही रहे। एक्टिविटीज करवाते हैं इसमें पहली होती है कि तस्वीर का अगला ये हर्फ से अगला हर्फ लिखते हैं, यानी एक हर्फ दिया जाता है और आगे। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही चलता है। हम बच्चों को असेसमेंट भी इन्हीं लाइंस पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ गया जीम से अगला हर्फ लिखें, फिर यानी चे से, फिर इस तरह हे और खे की भी बात होगी। तस्वीर बनाना बुनियादी तौर पे बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को उभारता है, उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, वो सोचता बहुत ब्रॉडर लेवल पे है और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मतलब सिंपल और स्ट्रेट बात मैं ये करती हूँ। एक बच्चा एक सीधी लाइन लगा के ला के मुझे कहता है ये मैंने सेब बनाया है, तो आई डू एक्सेप्ट इट। ये अलग बात है कि बाय द एंड ऑफ द क्लास नर्सरी सब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकें पेपर के ऊपर। और हमने ड्राइंग की क्वालिटी नहीं देखनी होती, बच्चे की क्रिएटिविटी देखनी होती है। एनीवेज आगे चलते हैं। तस्वीर से हर्फ से तस्वीर बनाएं। अब ये जीम से वो जो भी तस्वीर बनाए, जितनी वोकैबुलरी उसने सीखी है वो सारी उसके ऊपर, यानी कोई उसमें से कोई एक सिलेक्टिव तस्वीर वो बना सकता है। बच्चों को बार बार इनकरेज करें, इवन इंग्लिश में भी जो लेटर वो लिखें उसके साथ रेलिवेंट जो पिक्चर है उसको वो जरूर प्रैक्टिस में करें। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है आपके सामने। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। बुनियादी तौर पे ये दोबारा से वही बात है कि जो हर्फ बच्चे ने पढ़ा है उसकी आवाज और उसकी आवाज का इस्तेमाल, इसके दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है और इस तरह से उसकी आवाजों की जो पहचान है वो मजबूत होती है। जैसे जूता है तो वो आगे जीम लिखेगा, इसी तरह चांद और हुक्का और खरबूजा। तो ये उसकी रीडिंग को और इसकी जो रिकग्निशन है इसको एनहांस कर रहा है। जी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी है कि हर्फ को तस्वीर से मिलाएं, यानी इधर हरूफ लिखे हुए हैं और इधर रैंडम पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो बच्चा इसको मिलाएगा। एक दफा फिर जो इसका बुनियादी मकसद है वो उसकी आवाजों का जो पहचान है वो मजबूत करना है। ये एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर होती हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं एक्टिविटीज के इन्हीं लाइंस के ऊपर हम बच्चों को साल के आखिर में असेस भी कर रहे होते हैं।
جی اب بات کرتے ہیں اردو کی ریڈنگ کی. یہ جس طرح رائٹنگ کے اوپر ہے فوکس، اسی طرح ہم ریڈنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاعدے کا صفحہ ہے ہمارا، یہ جو قاعدہ سنہرے حروف ہیں اس میں تصویریں ہیں اور حرف ہے اور حرف سے ریلیٹڈ پکچرز ہیں. بچہ اس کو دیکھ کر اپنی ساؤنڈز کی ریکگنیشن کرتا ہے. دیکھیں آواز کی جو پہچان ہے وہ بنیادی بات ہے کسی بھی لینگویج کو لرن کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ مختلف آوازیں مل کر ایک لفظ بنتا ہے. جب تک ایک بچے کو لفظ حرفوں کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ لفظ کی پہچان کرنا اس کے لیے، یا کل کو املا میں مسئلہ آتا ہے، بچوں کی ڈکٹیشن اتنی امپروو نہیں رہتی. تو یہ والا جو فرق ہے اور یہ والا جو اس کا پہچان ہے وہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ریڈنگ بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. رنگین تصویریں بچوں کی امیجنیشنز کو جو ہیں وہ اجاگر کرتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور انگور کے نیچے انگور لکھا ہوا بھی ہے. شروع میں بچے کو نہیں پتا چلتا کہ اس کو ایز اے ہول ورڈ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم بچے یہ جو لفظ ہیں یہ پڑھنے سیکھ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کے جی کلاس سے بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اردو کے بہت سارے مشکل اور بڑے لفظ بھی پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تقریباً سال 1.5 سال سے ریڈنگ کے جو ہمارے جو قاعدے ہیں ان کے اوپر لکھے ہوئے حروف کو پڑھنے کا عادی ہوتا ہے. ایک بہت ضروری چیز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ بچوں کے رائٹنگ پوسچر کے اوپر ضرور دھیان دیں. یقین کریں کہ اسکول میں جب ہم بچوں کو یہ ای پی ایل کی ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ رائٹنگ پوسچر بھی ہم سکھاتے ہیں. اب رائٹنگ پوسچر یہ ہے کہ آپ کی بیک جو ہے وہ اسٹریٹ ہو، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوں، آپ کا جو پیپر اور آئیز کا ڈسٹنس ہے وہ بڑے مناسب فاصلے پہ ہو. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جھک کے لکھ رہے ہوں یا بہت زیادہ دور رکھیں. آئی ریپیٹ کہ ابھی جو بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں گی وہ تھرو آؤٹ دیئر لائف ان کے ساتھ رہیں گی. کافی بڑی کلاسز کے بچے بھی بہت زیادہ سر جھکا کے لکھتے ہیں یا بہت کیجول انداز میں. پلیز 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 بچوں کو یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے یا زمین کے اوپر رکھ کے کاپی اور لیٹ کر یا اس طرح سے. ایکچولی اسکول میں بچے پابند ہوتے ہیں کہ وہ 6 آورس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل چیئر کے اوپر، اور وہاں پہ ان کو لکھنے میں جیسے پرسنلی میں کبھی بھی بچے کو الاؤ نہیں کرتی کہ اگر وہ ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کاپی جو ہے اپنے گھٹنے پہ رکھے یا اس کو فولڈ لگائیں یا ٹیبل کے اوپر بہت ساری چیزیں بکھیر کے وہ لکھیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹیبل شوڈ بی کلیئر. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کے کوشچنس جو ہیں وہ ریکوائرڈ رہیں گے امپروومنٹ کے لیے. فی امان اللہ. گڈ لک ٹو یور چائلڈ.